In the last video we studied about function. फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जिसमें every element of the first set or every domain has got a unique range, ठीक है? तो कोई भी डोमेन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी कोई रेंज ना हो, और कोई भी डोमेन की दो रेंजेस नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम फंक्शन बोलते हैं। हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस भी पढ़ा। ऑन टू फंक्शन, जिसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, जिसमें every element in the second set is an image of at least one element in the first set। ठीक है, मतलब सेकंड सेट का या कोडोमेन का कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। मतलब कोडोमेन, द सेट ऑफ कोडोमेन शुड बी इक्वल टू द सेट ऑफ रेंज, तब वो ऑन टू फंक्शन होता है। फिर वन वन फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं उसको। उसके बाद मैनी वन फंक्शन, उसके बाद बाइजेक्टिव फंक्शन जो वन वन भी होता है, ऑन टू भी होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कुछ यूजफुल रिजल्ट्स ऑन इनइक्वालिटीज। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था डोमेन, कोडोमेन और रेंज का मतलब, जो हम ऑलरेडी जानते हैं। फिर डेफिनेशंस एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन विद देयर ग्राफ्स। इसमें हमने कांस्टेंट फंक्शन, जीरो फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन देखा था। फिर हमने एक एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन देखा था, और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का ग्राफ और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, जिसके मैंने तुम्हें एग्जांपल बना के मुझे भेजने के लिए बोले थे। तो ज़्यादा लोगों ने मुझे भेजा नहीं है अभी तक, सिर्फ एक या दो लोगों से आया है, तो प्लीज़ ये कर लेना। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या है? सिग्नम फंक्शन का फॉर्मूला देखो तुम, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये वाला फॉर्मूला है सिग्नम फंक्शन का। f of x is equal to mod of x upon x if x is not equal to 0, and if x is equal to 0 then f of x also becomes 0। इसका जो एब्रीविएशन है, इसका नाम सिग्नम फंक्शन है, इसका जो एब्रीविएशन है वो है SGN-X, सिग्नम x। ठीक है, यहाँ पे जो डोमेन है वो पूरे रियल नंबर का सेट होगा। मतलब तुम कोई भी नंबर x की जगह पे ले सकते हो, कोई भी रियल नंबर, लेकिन जो तुम्हें रेंज मिलेगी दैट विल बी ईदर -1 और 0 और +1, और कुछ रेंज में हो ही नहीं सकता। ठीक है, जब x पॉजिटिव नंबर होगा तो तुम्हारी, मतलब जब तुम्हारी डोमेन पॉजिटिव होगी तो रेंज 1 होगा। अगर तुम्हारी डोमेन 0 है तो रेंज भी 0 होगी। अगर तुम्हारा डोमेन स्मॉलर देन 0 है, मतलब नेगेटिव है, तो तुम्हारी रेंज -1 होगी। दिस इज वॉट यू गेट, दिस इज वॉट ऑल यू गेट एक्चुअली। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, एंड ये इसका ग्राफ है, ऐसा दिखता है ये। अच्छा, ग्राफ पे तुम देख रहे हो कि यहाँ पे 1 पे एक हॉलो सर्कल बनाया हुआ है। 1 पे हॉलो सर्कल बनाया हुआ है, 1 और -1 दोनों पे। यहाँ पे लिखा है hence the portion of graph is as shown in the adjoining figure। in the figure closed circle is included and open circles are excluded। मतलब 0 इंक्लूडेड है लेकिन 1 या -1 इंक्लूडेड नहीं है। मतलब 1 और -1 नहीं हो सकता, इसमें रेंज में 1 और -1 लिखा है, इंक्लूड किया है। मुझे लगता है कि 1 इंक्लूड हो सकता है, लेकिन 1 के आगे कोई भी एक नंबर इंक्लूडेड नहीं है। लेट मी प्लॉट दिस ग्राफ ऑन द ग्राफिंग कैलकुलेटर। मॉड ऑफ एक्स बाय एक्स, देखते हैं हमें क्या मिलता है। सिग्नम फंक्शन का फॉर्मूला डाल के हमें देखते हैं हमको क्या मिलता है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, मॉड ऑफ एक्स। ठीक है,
अपॉन एक्स। यस। सो इसमें तो ऐसा कोई हॉलो सर्कल मुझे दिख नहीं रहा है, डिसकंटिन्यूटी दिख नहीं रही है, -1 और 1 इंक्लूडेड है। ठीक है, मतलब तुम x की जगह कोई भी नंबर ले लो, तुम्हें y की वैल्यू या तो 0 आएगी, या तो -1 आएगी, या तो +1 आएगी। सही है यार। आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट द the need of this hollow circle at 1 and -1। एक्चुअली उसका मतलब होता है नॉट इंक्लूडेड। ओपन सर्कल मीन्स एक्सक्लूडेड, क्लोज सर्कल मीन्स इंक्लूडेड। बट यहाँ पे तो 1 और -1 इंक्लूडेड है, देन व्हाई दे हैव पुट दिस। मैंने दूसरी भी बुक में देखा है, अब ऐसा ओपन सर्कल नहीं होता है, तो हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, बिकॉज वी ग्राफ्ट एंड वी चेकड आउट ऐसा कोई ओपन सर्कल होता नहीं है। एनीवे, सो दैट इज सिग्नम फंक्शन, याद रखना है इसका कैरेक्टरिस्टिक। इसके बाद है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, it is denoted as x inside square brackets, where x inside square bracket is the greatest integer function। ठीक है, so x inside square bracket, that is greatest integer function, is equal to x if x is an integer, which is equal to an integer immediately on the left side of x if x is not an integer। लेफ्ट साइड ऑफ x इसका मतलब क्या है? लेफ्ट साइड ऑफ x मतलब अगर x, लेट मी शो यू, अगर x की वैल्यू है लेट से 3.7, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.7। अब 3.7 के लेफ्ट साइड में कौन सा सबसे बड़ा इंटीजर है? 3.7 से लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? 3। ठीक है, सो इफ x इज नॉट एन इंटीजर, जो भी वैल्यू है x की, उसके लेफ्ट साइड में जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू होगी। ठीक है, सो अगर अगर मैं ऐसे लिखूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2, तुम क्या लिखोगे आंसर? 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4.5, तुम क्या लिखोगे आंसर? 4, क्योंकि 4.5 तो इंटीजर नहीं है, तो 4.5 के लेफ्ट में जो नंबर जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर होगा। यहाँ भी वो लोग ने बताया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 5 इज 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -3.9, -3.9 के लेफ्ट में कौन से सबसे बड़ा इंटीजर है? -4। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0 इज 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 17/3, अब 17/3 होता है 5 पॉइंट समथिंग, तो इसके लेफ्ट में कौन सा सबसे बड़ा इंटीजर है? 5। ठीक है, वैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -7/2 विच इज -3.5, अगेन -4। ठीक है, सो दिस इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखते हैं हम लोग ग्राफ पे इसको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, मुझे लगता है मुझे टाइप करना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 5.6। इससे तो कुछ आ नहीं रहा है, लेट्स सी इसमें x डाल के देखते हैं। नहीं, सो हमारे ग्राफिंग कैलकुलेटर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ नहीं दिखा रहा है, और यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो एड टू मेमोरी में क्या बोला है? फर्स्ट पॉइंट इन एड टू मेमोरी इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज x व्हेन x इज एन इंटीजर। ठीक है, जब x खुद एक इंटीजर होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाओगे तो तुम
तुम्हें सेम आंसर मिलेगा। लेकिन x जब इंटीजर नहीं होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल बी स्मॉलर देन x। मतलब x से लेफ्ट साइड में जो सबसे बड़ा इंटीजर है, या x से छोटा या नज़दीक का सबसे सबसे नज़दीक का जो इंटीजर है, x से छोटा और उससे नज़दीक का सबसे सबसे नज़दीक का इंटीजर, वो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर इफ x इज नॉट इंटीजर। ठीक है, अगर x 0 और 1 के बीच में हुआ, 0 भी हो सकता है उसमें, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। Greatest integer function will be k, which belongs to z, when k is when x is greater than equal to k and smaller than k plus 1। मतलब x की वैल्यू जब k से ग्रेटर देन इक्वल है और k प्लस वन से स्मॉलर है, मतलब x k और k प्लस वन के बीच में है और k इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x के ही होगा, जो हमने देखा बहुत सारे एग्जांपल्स में, ये वाले एग्जांपल में, या ये वाले एग्जांपल में, या ये वाले एग्जांपल में, या ये वाले एग्जांपल में, राइट। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन इक्वल टू दैट नंबर एंड ऑलवेज and that number is always smaller than the greatest integer function plus 1। yes, मतलब अगर तुम किसी भी नंबर को लेते हो तो वो नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा उस नंबर से छोटा या इक्वल होगा, और वो नंबर में अगर मैं 1 ऐड कर देता हूँ, आई एम सॉरी, उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जब 1 ऐड कर देता हूँ, तो उसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी ग्रेटर देन द गिवन नंबर। ठीक है, सो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ इसका लास्ट वाले का। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 4.5। अब वी नो दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4.5, इसके लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 4, राइट। सो अपना नंबर क्या था, 4.5, सॉरी, अपना ओरिजिनल नंबर था 4.5। अब what they are saying is 4.5 is always greater than greatest integer function of 4.5। true, greatest integer function of 4.5 is 4, 4.5 is greater than 4, and smaller than ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 1। मतलब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4.5 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4 प्लस 1 मतलब 5। सो दिस प्रूव्स दिस लास्ट प्रॉपर्टी। A function f defined by f of x is equal to the greatest integer function for all x belonging to real number. It is called greatest integer function. It is also called step function। इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी डोमेन रियल नंबर होती है, लेकिन उसकी रेंज हमेशा इंटीजर होती है, विच इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर रियल नंबर। ठीक है, इसका एक टेबल बनाया वो लोगों ने कि अगर तुम्हारा कोई भी नंबर -3 और -2 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, मतलब y, मतलब तुम्हारी रेंज क्या होगी। तुम कोई भी नंबर ले लो -3 और -2 के बीच में, such that the number is greater than equal to -3 and smaller than -2, your range will be -3 only, your range will be -3। वैसे ही तुम कोई भी नंबर ले लो -2 और -1 के बीच में, you take any number between -2 and -1 such that your number is greater than equal to -2 and smaller than -1, then your greatest integer function will be -2 only। ठीक है, सो ये तुम किसी भी यहाँ पे नंबर पे अप्लाई कर सकते हो, एंड दिस इज हाउ द ग्राफ लुक्स लाइक। मुझे प्लॉट करना है, बट देर इज नो यू कैन से प्रोविजन ऑफ प्लॉटिंग दिस ऑन दिस ग्राफ। मे बी आई कैन सर्च, देर इज नो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका कुछ स्टेप फंक्शन बोल के भी कुछ ऐसा है नहीं।
so we can't say. So anyways, what they have done is they have plotted the graph according to this table. सो -3 हमारी रेंज है, -2 -1 0 1 2 3 हमारी रेंज सारी इंटीजर्स की है, लेकिन जो डोमेन है दे कैन बी एनी, यू कैन से रियल नंबर. तो देखो कैसे हम लोग ग्राफ को रीड कर सकते हैं. x की वैल्यू मैं 0 और 1 के बीच में कुछ भी ले लूं एक्सेप्ट 1. ठीक है, 0 ले सकता हूं, 0 से ग्रेटर भी ले सकता हूं, लेकिन 1 से स्मॉलर ही होनी चाहिए 0 और 1 के बीच में. x should be greater than equal to 0 but smaller than 1. तो जो तुम्हारा y की वैल्यू आएगी that will be 0. अगर x 1 और 2 के बीच में such that it is greater than equal to 1 but smaller than 2, तो y की वैल्यू हमेशा 1 आएगी. So that's why क्या हो रहा है कि तुम अगर कोई भी दो इंटीजर्स के बीच का गैप देखो तो वो पूरी लाइन पे तुम्हारी डोमेन है, लेकिन रेंज कहाँ पे, जहाँ पे डार्क सर्कल है. ठीक है, तो ये दिस इज बेसिकली अ डोमेन. Domain can be anywhere here, but not in the hollow circle. And your range will be on the dark circle. This is domain, this is range. This is domain and this is, मेरे को रेंज एक्चुअली अलग कलर से बनाना चाहिए तभी तुम्हें समझेगा. ठीक है, दिस इज रेंज, दिस इज रेंज, दिस इज रेंज. ये सारे डार्क सर्कल रेंज है, इंटीजर्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. अब तुम बोल रहे हो, सोच रहे होगे कि ये नाम तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसका, लेकिन हमें सबसे छोटा इंटीजर लेना है. तो ऐसे इसको इसलिए बोला जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बिकॉज यहाँ पे अगर तुम ये वाली डेफिनेशन पढ़ते हो, एन इंटीजर इमीडिएटली ऑन द लेफ्ट ऑफ एक्स इफ एक्स इज नॉट एन इंटीजर, तो तुम्हें समझेगा. कोई भी नंबर के लेफ्ट में सबसे बड़ा इंटीजर जो होता है वही हमारा आंसर होता है, इसलिए इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं. ठीक है, इफ यू सी कि अगर मेरा x दैट इज योर डोमेन है, लेट्स से यहाँ पे कितना है डोमेन, -1.6, तो -1.6 में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, -2 है ना. इसके लिए -3 भी है, -4 भी है, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है इनमें से, -2, इसलिए इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं. तो -1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा -2 और उसका ग्राफ ऐसा होगा. स्टेप्स दिख रहे हैं ना ग्राफ में, इसलिए इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं. ओके, इसके बाद है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. देखते हैं क्या है. अ फंक्शन f defined by f of x is equal to x minus greatest integer function is called fractional part function. यहाँ पे तुम्हारी डोमेन रियल नंबर होगी, लेकिन रेंज हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी, सच दैट 0 इज इंक्लूडेड एंड 1 इज नॉट इंक्लूडेड. यहाँ पे 0 पे क्लोज्ड इंटरवल है और 1 पे ओपन इंटरवल है, मतलब 0 इंक्लूडेड है 1 इंक्लूडेड नहीं है. इफ यू वांट आई कैन शो यू. ये वाला डोमेन तुम्हारी रियल नंबर है और रेंज है 0 to 1 के बीच में, 0 इंक्लूडेड 1 नॉट इंक्लूडेड. ठीक है, अब ऐसा क्यों आता है, बिकॉज जस्ट इमेजिन तुमने तुम्हारी डोमेन में कोई भी एक नंबर डाला, जो तुम्हें आंसर मिलेगा दैट इज दैट डोमेन माइनस इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. तो अगर तुम्हारी डोमेन में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही तुम माइनस कर देते हो तो तुम्हें हमेशा 0 और 1 के बीच में ही नंबर मिलेगा. हाँ, लेकिन अगर तुम्हारी डोमेन इंटीजर है तो इंटीजर माइनस इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल बी 0. तो मतलब या तो तुम्हारी डोमेन 0 होगी, या तो तुम्हारी डोमेन 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है. आई एम सॉरी, या तो तुम्हारी रेंज 0 होगी, या तो तुम्हारी रेंज 0 और 1 के बीच में कोई भी नंबर हो सकती है, लेकिन 1 नहीं हो सकती, बिकॉज ये इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, x माइनस द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ठीक है, सो यहाँ पे कुछ वो लोगों ने ग्राफ प्लॉट करने के लिए दे हैव selected some points that is domains and they found out the range.
तो उसका ग्राफ कैसे दिखेगा हम देखेंगे, जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो इफ सपोज चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे वो लोग ने दिया है वैसे। सो जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, ठीक है, सच दैट इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन 1, तो यही x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। अच्छा, अब y की वैल्यू क्या है, y इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अब x क्या है, x इज एनी नंबर बिटवीन 0 एंड 1, सो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x क्या है, 0, तो आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू x। अगर x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में, सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड स्मॉलर देन 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो 1 रहेगा, लेकिन y कितना हो जाएगा, x माइनस 1। तो जो नंबर का वैल्यू 0 1 और 2 के बीच में था, उसका अगर हमने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन निकाला, ठीक है, तो वो क्या बन गया, 0 और 1 के बीच में आ गया। तो कोई भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन अगर निकालोगे, तो उसका जो आउटकम रहेगा, उसकी जो रेंज होगी, दैट विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। इट विल बी ईदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और स्मॉलर देन 1, इट कैन नेवर बी इक्वल टू 1, but sometimes it can be equal to 0 when your given number is an integer itself, ठीक है। सपोज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन मुझे निकालना है एक नंबर का, वो नंबर है लेट्स से -3, ठीक है, f ऑफ -3 क्या हो जाएगा, -3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -3, ठीक है। सो व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -3, -3, सो -3 माइनस -3 विल बी -3 प्लस 3 विल बी 0। तो अगर तुम्हारा डोमेन इंटीजर हुआ, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो आएगा आंसर, वो हमेशा 0 होगा। बट इफ योर डोमेन इज नॉट एन इंटीजर, लेट्स से योर डोमेन इज -2.8, तब क्या होगा, तो तुम लिखोगे -2.8 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -2.8, ठीक है, तो ये हो जाएगा -2.8, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन of -2.8 is -3, so this will be minus minus plus 3 and this will be 0.2. So if your domain is not an integer, it is a real number lying between any two integers, then your greatest integer, sorry, fractional part functions range will be always between 0 and 1, greater than 0 and greater than equal to 0 or smaller than 1, ठीक है। So that is your fractional part function। इसका वो लोग ने ग्राफ निकाला है, देखो कैसा दिख रहा है ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ। क्यों ऐसा शेप आता है इसका, इसका शेप में देखो हमेशा 1 पे हॉलो सर्कल है, मतलब 1 कभी नहीं हो सकती इसकी वैल्यू, लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा y पे देखोगे, इसकी रेंज पे y पे, तो इट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। और 0 कहाँ पे तुम्हारा, x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे जितने भी डॉट्स है वो सारे डार्क सर्कल है, और उसके बीच में स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स ये जो फंक्शन है उसकी रेंज 0 और 1 के बीच में कहीं भी लाई कर सकती है, ठीक है, लेकिन उसकी जो रेंज है वो 1 नहीं हो सकती, इसलिए ये ऐसा दिखता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब तुम पूछोगे अगर कि सर इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन या फिर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है। इसके एप्लीकेशन बहुत बहुत मिनिमल है, बहुत मिनिमल, मतलब जनरली फंक्शंस चैप्टर में कहीं एक दो क्वेश्चन आ गए तो आ गए, बाकी इसका आगे कोई इतना खास एप्लीकेशन मैंने नहीं देखा है, ठीक है। बट स्टिल वी शुड बी रेडी कि कभी कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ लिया
तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज इट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वी डोंट नो, हमें पता ही नहीं है व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हमें अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक पता है, हमें पता है उसका क्या डोमेन होगा और क्या रेंज मिलेगी हमें, दैट्स इट, दैट्स ऑल नॉलेज इज रिक्वायर्ड। हाँ, इसके ऊपर क्या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, वो तो इस चैप्टर के एंड में जब तुम कॉम्पिटिटिव एक्सरसाइज करोगे तब तुम्हें समझ में आए। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या है? नेक्स्ट है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन तो तुम सबका फेवरेट है। तुम पूछोगे कैसे फेवरेट है, हमने तो पढ़ा भी नहीं इसके बारे में। तुमने लीनियर इक्वेशन तो पढ़ा है ना अभी तक? लीनियर इक्वेशन तो पढ़ा है सबने, ये वही लीनियर फंक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये एम एक्स प्लस सी वाला सिर्फ कॉन्सेप्ट जो है वो आईसीएसई वाले बच्चों ने पढ़ा है। सीबीएसई वाले बच्चे 11th स्टैंडर्ड में इसको पढ़ने वाले हैं। इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका स्लोप है m और y इंटरसेप्ट है c। इसके बारे में अगर तुम मुझे पूछो तो आई वुड से कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये लीनियर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इफ यू वांट आई कैन जस्ट राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर यू। 3x प्लस 5, 3x प्लस 5, ये तुम्हें स्ट्रेट लाइन दिख रही है 3x प्लस 5 वाली? ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है तुम्हारे लीनियर फंक्शन को। ये ग्राफ है, तुम्हें पता होगा इक्वेशन ऑफ अ ग्राफ और इक्वेशन ऑफ अ ग्राफ और ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन इन यू कैन से टू वेरिएबल्स और वन वेरिएबल, ये वैसा ही एक ग्राफ है। 3x प्लस 5, ये 3x प्लस 5 नहीं है अकेला, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है। ये इसको मैं 3x प्लस 5 इज इक्वल टू वाई भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वेरिएबल ही रहेगा। अगर मैं इसको इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी लिखूं, एफ ऑफ एक्स, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5, गलती क्या है? अच्छा, एफ ऑफ एक्स शायद नहीं लिखते हैं यहाँ पे, मतलब इस सॉफ्टवेयर में, बट मीन्स द सेम। ठीक है, सो दिस इज योर लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या वन वेरिएबल भी हो सकता है। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल सबको पता है। पॉलिनोमियल में क्या होता है, जो तुम्हारा x होता है दैट इज योर वेरिएबल, वो कोई भी एक रियल नंबर की वैल्यू ले सकता है। जो पावर होता है वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। पावर, पावर क्या होगा, x क्या होगा, कोई भी रियल नंबर की वैल्यू x ले सकता है, x इज अ वेरिएबल। n क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब ये जो पावर है ना, ये 2, ये 3, ये n, ये सब नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर नहीं होने चाहिए और इंटीजर ही होने चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। एंड a0, a1, a2, an, ये सब जो नंबर्स है ना आगे, दे आर रियल कॉन्स्टेंट्स, इसको कोएफिशिएंट्स भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जब ये कंडीशन फुलफिल होती है तो इसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब पॉलिनोमियल तो हमने पढ़ा ही है ऑलरेडी, कहाँ कहाँ पे पढ़ा है? क्लास 10th में पढ़ा है आईसीएसई वालों ने, रिमाइंडर एंड फैक्टर थियरम्स। ठीक है, उसमें भी तो पढ़ा है हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में। क्लास 9th में पढ़ा है हमने एक्सपांशन एंड फैक्टराइजेशन। क्लास 9th में सीबीएसई वालों ने पढ़ा है पॉलिनोमियल, 10th में भी पढ़ा है उन्होंने। तो पॉलिनोमियल फंक्शन की खासियत यह है कि उसकी जो डोमेन है वो कोई भी रियल नंबर हो सकती है और इसकी रेंज भी रियल नंबर होगी। डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर हो सकती है कभी भी। ठीक है, तो उसको पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ नहीं दिया है, हम लोग कोई पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, सो 3x² let me just write like this, 3x²
प्लस 2y, आई थिंक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही होना चाहिए, प्लस 2x प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विच इज अ पॉलिनोमियल। इसका ग्राफ देखो कैसा है, राइट। पैराबोला, पैराबोला क्या होता है ये भी हम पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट, सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में। तो इसमें याद रखना कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन है इसकी डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर होती है, ठीक है, इसको नोट कर लेना। रेसिप्रोकल फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है? फंक्शन f डिफाइंड बाय f of x is equal to 1 by x such that x is never zero is called reciprocal function। इसमें डोमेन जीरो नहीं हो सकता कभी भी, इसलिए डोमेन को देखो कैसे वो लोगों ने रिप्रेजेंट किया है। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो माइनस जीरो। माइनस को करली माइनस के बाद करली ब्रैकेट में जीरो लिखा है, मतलब कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज क्या होगी? अगर तुम्हारा x जीरो कभी नहीं हो सकता तो क्या इसकी रेंज जीरो हो सकती है? रेंज भी कभी जीरो नहीं हो सकती। रेंज विल बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, ठीक है। रेंज विल बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। देखो f ऑफ x इज इक्वल टू y है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 बाय एक्स, क्योंकि हमारे रेसिप्रोकल फंक्शन का फॉर्मूला ही है। अब y अगर 1 बाय एक्स है तो इसका मतलब x क्या हो जाएगा? 1 बाय y, मतलब y भी कभी जीरो नहीं हो सकता। x इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y एक्सेप्ट y इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो मतलब रेंज भी इसकी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो होगी। इसका जो ग्राफ है वो ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे जो ऊपर वाला ग्राफ दिखाया है ये मैं तुम्हें प्लॉट करके भी बताऊंगा। इसको हटा देते हैं। 1 बाय एक्स, 1 by x, yes, this is your graph which is required. This is known as reciprocal function। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे इसको समझ में आएगा? ग्राफ तो आपने दिखा दिया, इसका मतलब क्या है? तो इसको एक टेबल से हम समझते हैं, ठीक है, टेबल डाल के हम लोग समझते हैं इसको। चलो, तो एक मैं नंबर लेता हूं 1। 1 का रेसिप्रोकल कितना होता है? 1, ठीक है। एक मैं नंबर लेता हूं 2। 2 का रेसिप्रोकल कितना होता है? 1 बाई 2, सही है ना। दूसरा नंबर में लेता हूं 3। 3 का रेसिप्रोकल कितना होता है? 1 बाई 3, 1 बाई 3 सॉरी, सही है। देखो लाई कर रहे हैं सारे पॉइंट्स। फिर मैं नंबर लेता हूं -2। -2 का रेसिप्रोकल कितना होता है? -1 बाई 2, ठीक है। फिर मैं नंबर लेता हूं -3, -4 लेते हैं, चलो -4। -4 का रेसिप्रोकल कितना होता है? -1 बाय 4, 4, ठीक है। आए सारे पॉइंट्स ग्राफ के ऊपर। अब ग्राफ को समझे डिटेल में। अब देखो ये ग्राफ का मतलब क्या है पता है? तुम्हारी डोमेन जितनी बड़ी होती जाएगी तुम्हारी रेंज उतनी छोटी होती जाएगी। लेकिन ये तुम्हें ये ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या ये ग्राफ कभी मीट करेगा एक्स एक्सिस को? तुम बोलोगे हाँ सर ये तो मीट कर रहा है। ये देखो, ये मैं जूम करके अंदर दिखाता हूँ, मीट कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये ग्राफ, ऐसे ग्राफ को हम लोग बोलते हैं एसिम्पटोट। एसिम्पटोट, एसिम्पटोट वो ग्राफ होता है जो एक लाइन के बहुत करीब आता है लेकिन कभी उसको मिलता नहीं है, मीट नहीं करता है। सो द टाइप ऑफ ग्राफ ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन इज एन एसिम्पटोट। एसिम्पटोट मतलब ये बहुत नजदीक आ जाएगा एक्स के लेकिन कभी उसको मिलेगा नहीं, ठीक है। मतलब तुम एक्स की कितनी ही बड़ी वैल्यू ले लो, वाई की जो वैल्यू मिलेगी वो छोटी होती जाएगी। तुम्हारा रेंज छोटा होता जाएगा, जितनी एक्स की वैल्यू बड़ी उतनी उतना उसका रेसिप्रोकल छोटा, ठीक है। इसके लिए ये ग्राफ ऐसा दिखता है। तो तुम बोलोगे कि सर ये जो वाई एक्सिस की तरफ है
यहाँ पे एसिम्प्टोट क्यों बन रहा है, तो उसका भी आंसर मैं तुम्हें देता हूँ अपने टेबल से। ठीक है, ये टेबल को आगे बढ़ाएं हम लोग, चलो बढ़ाते हैं, देखते हैं। तो ये टेबल में मैं अब क्या करूंगा पता है, एक्स की जो वैल्यूज है वो मैं जीरो से छोटी वैल्यू, सॉरी 1 से छोटी वैल्यू डालूंगा। लेट्स पुट 3/4, 0.75 होता है ना, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4/3। देखा क्या हुआ, अगर मैंने 1 से छोटा नंबर लिया तो उसका रेसिप्रोकल की वैल्यू बढ़ गई। चलो अब मैं लेता हूं नंबर 1/100, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 100, है ना। 1/100 बहुत छोटा नंबर है, देखो कहाँ पे मिला हमें ये। तुम बोलोगे सर ये तो वाई एक्सिस पे है, जूम करके दिखाऊं, ये वाई एक्सिस पे नहीं है, ये वाई एक्सिस के एसिम्प्टोट पे है। ये देखो, ये देखो, नहीं टच कर रहा है ना वाई एक्सिस को, ऐसा लग रहा है कि वो टच करेगा वाई एक्सिस को, लेकिन कभी उसके करीब नहीं आ पाता। तो एक्स की कितनी ही छोटी वैल्यू ले लो, वाई की वैल्यू उतनी बड़ी मिलेगी। एक्स की जितनी बड़ी वैल्यू ले लोगे, डोमेन जितनी बड़ी होगी, रेंज उतनी छोटी होगी। ठीक है, तो ये तुम्हारा रेसिप्रोकल फंक्शन। फंक्शन को तुम्हें एक्चुअली ऑन हैंड ग्राफ पे समझना जरूरी है। तो ये जो डेस्मोस कैलकुलेटर देख रहे हो, ग्राफिंग कैलकुलेटर, इस पे तुम भी लॉग इन करके या फिर चेक करके देख सकते हो। इस पे अपना अकाउंट भी बना सकते हो, गूगल पे फ्री है ये सबके लिए। इट्स अ वेरी गुड साइट, इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव। तुम्हें तुम्हें समझ में आएगा कि कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, या कोई भी एक लॉगैरिथमिक एक्सप्रेशन, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, ये कैसे ग्राफ पे बिहेव करते हैं। क्योंकि ये सब क्या है, ये सारे फंक्शंस हैं। तो जैसे हमने फंक्शन पढ़ना शुरू किया, हमको ग्राफ समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर फंक्शन समझोगे, ठीक है, उसके ग्राफ्स को समझोगे, तभी आगे जाके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कैलकुलस के तुम्हारे डिफरेंशियल फंक्शंस, फिर इंटीग्रेशन में यूज होने वाले फंक्शंस, इन सब का तुम्हें नॉलेज आएगा। तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे किसी फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऑल्दो मैंने अभी तक इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इसके बारे में कुछ बात बोली नहीं है। फिजिक्स में भी हमारा वो टॉपिक बचा है अभी भी, क्योंकि हम लोग आगे अगर फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो बेसिक कैलकुलस पढ़ना बहुत जरूरी है, और वो करेंगे हम। बट उसके लिए फंक्शन जानना भी बहुत जरूरी है। विदाउट फंक्शंस का नॉलेज तुम ये सब नहीं पढ़ सकते, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में तुम्हें क्या दिख रहा है पता है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स दिख रहा है तुम्हें, उसकी डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ये जो ई है ना, दैट इज नोन एज यूलर्स कांस्टेंट। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसका वैल्यू क्या है, सब कुछ इसके बारे में। यूलर्स यूलर्स नंबर या यूलर्स कांस्टेंट 2.71828, ये यूलर्स नंबर है। इसको कभी कभी नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, रुको, इसके बारे में हम लोग कोई साइट पे देखते हैं। अच्छा, कोई इंफॉर्मेशन अगर तुम्हें देता है, हाँ ये वाला। सो इट इज बेसिकली एन इरेशनल नंबर। ठीक है, यूलर्स नंबर का 2.71828 या जो भी है वैल्यू, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये एक अप्रोक्सीमेट नंबर है, मतलब इरेशनल नंबर है, बट बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है ये। ठीक है, it is the base of natural logarithms invented by John Napier, and it is found in many interesting areas, so worth learning about. ठीक है, calculating, there are many ways of calculating the values of e, but none of them ever give a totally exact answer because e is irrational and its digit go on forever without repeating, non-recurring,
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, बट इट इज नोन टू ओवर 1 ट्रिलियन डिजिट्स ऑफ एक्यूरेसी. For example, the value of 1 plus 1 by n raised to n approaches e as n gets bigger and bigger. 1 plus 1 by n raised to n, ये एक फॉर्मूला है, उसकी वैल्यू अगर n की सबसे बड़ी वैल्यू डालोगे उसमें, तो तुम्हें आखिर में तुम्हें यूलर्स कांस्टेंट के नजदीक वाला नंबर मिलेगा. तो 1 plus 1 by n raised to n, where n is a very large number, will give you a Euler's constant. ये ग्राफ में भी हमें दिख रहा है ऐसा. ठीक है, ये तुम ट्राई कर सकते हो. 1 plus 1 by आई थिंक दिस इज 10 लाख, 1 plus 1 by 1 million रेस टू 1 मिलियन अगर करोगे कैलकुलेटर में, तो तुम्हें अप्रोक्सीमेटली यूलर्स कांस्टेंट मिलेगा. दूसरा एक फैक्टोरियल वाला मेथड भी है. तो फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल हम लोग पढ़ेंगे, मैथ्स में पढ़ेंगे. एक चैप्टर है तुम्हारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें हम लोग फैक्टोरियल के बारे में भी पढ़ेंगे. डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है. रिमेंबर द वैल्यू ऑफ e to 10 places. जस्ट remember this saying, count the letters. To express e, remember to memorize a sentence to memorize this. To express e, 2 में कितने लेटर्स है? 2. एक्सप्रेस में कितने लेटर्स है? 7. 2.7. e 1 लेटर. रिमेंबर कितने लेटर है रिमेंबर में? 8 लेटर्स. फिर 2 लेटर्स. मेमोराइज, मेमोराइज में कितने लेटर है? 8. ऐसे करके तुम अप टू 10 प्लेसेस ई की वैल्यू को याद रख सकते हो, बट जरूरी नहीं. या फिर तुम इसको ऐसे पैटर्न भी बना सकते हो. 2.7, 1828, 1828, शायद 1828, 1828, 2.7 देखते हैं. 2.7, 1828, 1828. हाँ यार, फोन नंबर जैसे भी याद कर सकते हो. अच्छा, इसका नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन से काफी बड़ा रिलेशन है, जिसका ग्राफ अभी हम पढ़ रहे हैं. ऐसा ही है ना ग्राफ इसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का. लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, सीधा लॉगरिथमिक पे गए, इसलिए मैं तुम्हें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ. और जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ये बहुत अच्छा वेबसाइट है एक्चुअली, तो यहाँ से तुम बहुत इजीली समझ सकते हो कि इसका क्या मीनिंग है. क्योंकि हम लोग बार बार ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में उससे रिलेटेड चीजें हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं. एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, ये दो तुम्हें चीजें परेशान कर सकती है, इसलिए इनको अच्छे से समझना और इनसे फ्रेंडशिप कर लेना ज्यादा अच्छा. ठीक है. सो e is used in natural exponential function. It has this wonderful property, its slope is its value. मतलब ये जो फंक्शन, इसका स्लोप निकालोगे तो तुम्हें e की वैल्यू मिलेगी. ठीक है. अब तुम बोलोगे स्लोप कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे वो लोग ने स्लोप निकाल के दिया है. यहाँ पे किसी भी दो पॉइंट को, किसी भी एक पॉइंट को अगर कंसिडर करके वहां पे स्ट्रेट लाइन बनाई तुमने, तो तुम्हें जिस पॉइंट पे तुम वो स्लोप ढूंढ रहे हो, वही पॉइंट की वैल्यू तुम्हें स्लोप के फॉर्म में मिलेगी. तो यहाँ पे जो स्लोप ढूंढ रहे हैं वो लोग 1 पे ढूंढ रहे हैं, तो स्लोप की वैल्यू 1 है. यहाँ पे स्लोप ई पे ढूंढ रहे हैं, तो स्लोप की वैल्यू ई. ठीक है. मतलब इट्स स्लोप इज इट्स वैल्यू. जहां पे तुम जिस पॉइंट पे स्लोप निकालोगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, उसी पॉइंट की वैल्यू उसके स्लोप की वैल्यू होगी. एरिया, द एरिया अप टू एनी एक्स वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू ई रेज टू एक्स. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है. मतलब ये ग्राफ के अंदर तुम्हें ब्लू पोर्शन दिख रहा है, शेडेड पोर्शन, वो शेडेड पोर्शन का एरिया कितना है. तो जिस एक्स की वैल्यू से वैल्यू तक तुम एरिया ढूंढ रहे हो, उसको ई का पावर बना दो. 2.71828 2.7 1828 1828, उसका एक्स की रेस टू एक्स, जो एक्स की वैल्यू होगी उसके पावर से उसको अगर तुम कैलकुलेट करोगे, सो यू विल फाइंड द एरिया ऑफ ए इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स अप टू दैट पॉइंट ऑन द ग्राफ. नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, बट स्टिल हम लोग ई के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है यहाँ पे वो बता रहा हूँ. Okay, just for fun, try cut up then multiply. Just say that we cut a number into equal parts and then multiply those parts together. चलो, cut 10 in 2 pieces and multiply them. तो 10 को 2 पीस में कट किया, 5 5 मल्टीप्लाई किया 25.
Now, how could we get the answer to be as big as possible? What size should each piece be? The answer is make the parts as close as possible to E in size. चलो, तो कट 10 को दो पार्ट में कट किया, और उसका मल्टीप्लाई करके 25 आया। अब मुझे सबसे बड़ा आंसर चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या करना है। 10 को अगर मैंने थ्री इक्वल पार्ट में कट किया और फिर मल्टीप्लाई किया तो आंसर 37 आया। 10 को अगर 4 इक्वल पार्ट में कट किया तो आंसर आया 2.5 और उसको मल्टीप्लाई करके आया 39.06। 10 को अगर 5 इक्वल पार्ट में कट करके मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2 रेज टू 5, 32 आंसर आया। इसमें से सबसे बड़ा जो नंबर है दैट इज 39.0625। ये क्यों आया ऐसा, यहाँ पे बोला है कि मेक द पार्ट्स एज क्लोज एज पॉसिबल टू ई इन साइज। अब देखो, जब 10 को दो पार्ट में कट किया तो वो दोनों पार्ट की वैल्यू क्या थी, 5। तीन पार्ट में कट किया तो उनकी वैल्यू थी 3 1/3। चार पार्ट में कट किया तो वैल्यू हो गई 2.5। पांच पार्ट में कट किया तो वैल्यू हो गई 10 की। 10 के 5 पार्ट्स की इक्वल पार्ट्स की वैल्यू हो गई 2। इसमें से सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू जो ई से क्लोजेस्ट है वो कौन सी है? ई की वैल्यू है 2.7 1828 तो ई 2.71828 से नजदीक इनमें से कौन सा नंबर है? 2.5। तो कोई भी नंबर को अगर ई के नंबर से इक्वल पार्ट्स में हम लोग कट करके मल्टीप्लाई करेंगे वो सारे पार्ट्स को, तो आंसर सबसे ग्रेटेस्ट आएगा, ठीक है। सो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, बट इट हैज सम यू कैन से एप्लीकेशंस इन मेनी डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में ई का यूज दिखाया है। हम लोग इस पे नहीं जाएंगे कॉमर्शियल इसमें टॉपिक्स में, बट लेट्स सी कि और क्या है। ठीक है, अभी तो कुछ इतना मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मैं तुम्हें बताऊं ई के बारे में। और भी बहुत सारी चीजें हैं, विकिपीडिया में भी है, लेट्स सी। यही सारी चीजें बताई है वो लोग ने। इसको नेपियर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, यूलर्स नंबर या नेपियर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, आई थिंक अभी के लिए तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में इसको समझना जरूरी है, ठीक है। ई रेस टू एक्स वाला जो फंक्शन है उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। इसमें तुम्हारा जो एक्स है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो डोमेन रियल नंबर की है। द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज एज शोन इन द फिगर। चलो इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं। ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स, यप। सो दैट देयर योर ग्राफ गोस। टेबल डालना है तो टेबल भी डाल के देख सकते हो, ठीक है। टेबल में अगर मैं 1 डालूंगा एक्स की जगह पे तो ई रेस टू 1 आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आंसर आएगा? ई। ये मैं ई लिखता हूँ डायरेक्टली, वो इट इट कैचेस दैट नंबर 2.718। तो ई इज लाइक मैथमेटिक्स में स्मॉल ई की वैल्यू है। ऐसा नहीं जैसे पाई लिखते हैं हम लोग, वैसे ही ई है। तो ई से फ्रेंडशिप कर लो गाइस, बहुत जरूरी है ये, ठीक है। अगर मैं 2 लिखता हूँ तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई रेस टू एक्स, मतलब ई रेस टू 2, तो ई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ई रेस टू 2, ई स्क्वायर, ठीक है। फिर अगर मैं लिखता हूँ, पहले वाला नंबर क्यों नहीं दिखा रहा? अच्छा, मैं लेट मी राइट इट इन 1, ई। इसको मुझे लिखना पड़ेगा, यस, ठीक है। दूसरा नंबर, ये भी राउंड ब्रैकेट में लिखूंगा मैं, 2, ई रेस टू 2।
टू कॉमा ई रेज टू टू, सॉरी रेज टू टू की जगह ई टू आ गया, ई रेज टू टू। एक ही नंबर दिखा रहा है, ऐसा क्यों है? शायद ई स्क्वायर को ये समझ नहीं पा रहा है, हो सकता है, हो सकता है ई स्क्वायर पॉसिबल, ई रेज टू टू। हाँ ई स्क्वायर को, हे ई स्क्वायर हो सकता है ऊपर हो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आई थिंक हम लोग जूम आउट करके देखते हैं, जूम इन करके देखते हैं। यस यस यस, इट इज डेफिनेटली अंडरस्टैंडिंग ई स्क्वायर। तो समझ रहे हो कि क्या हो रहा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x की वैल्यू जितनी बढ़ती है y की वैल्यू एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। तुम्हें पता है ऐसा, दे से दैट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसका मीनिंग क्या होता है? एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब वेरी फास्ट, वेरी रैपिड ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ। देर इज एन एक्सपोनेंशियल राइज इन द नंबर ऑफ कोरोना केसेस, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गए, एक्सपोनेंशियली बढ़ गए। देखो चीजें मल्टीप्लाई होती है, बात सही है, ठीक है, लेकिन चीजें जब एक्सपोनेंशियली ग्रो होती है तो वो बहुत डेंजरस होता है या फिर बहुत फायदे में भी हो सकता है। जैसे कि जब x की वैल्यू मैंने 1 ली थी तो मुझे आंसर मिला था 2.71 या जो भी है। यहाँ पे x की वैल्यू मैंने 2 ले ली तो आंसर डबल नहीं हुआ, डायरेक्टली कितना पहुंच गया, इट रीचेस समवेयर अराउंड 7 पॉइंट समथिंग, राइट? मतलब आंसर डबल नहीं हुआ है, इट्स नॉट डबलिंग, इट इज एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग। ठीक है, अब जब मैं 3 लूंगा x की वैल्यू तो e की वैल्यू हो जाएगी 3 क्यूब, एंड दैट विल बी वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। ठीक है, सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हो सकता है कि जब मैं x की वैल्यू 1 ले लूं, सॉरी 1 से और 1 और 0 के बीच में ले लूं, तो क्या होगा? जब x की वैल्यू मैं 1 से 1 और 0 से बीच में ले लूंगा तो जो आंसर है, रेंज है हमारी e रेज टू x, वो बहुत छोटी हो जाएगी, और इसलिए यहाँ पे तुम्हें एसिम्टोट दिख रहा है। कैन यू सी द एसिम्टोट? इसमें भी एसिम्टोट है, दिस इज योर एसिम्टोट नियर योर x एक्सिस ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ कोर्स, बिकॉज 0 और 1 के बीच में जितना छोटा नंबर मैं लूंगा x का, y की वैल्यू उतनी छोटी हो जाएगी, और हो सकता है अगर x की वैल्यू मैं नेगेटिव लेने लगूं तो क्या होगा, e raised to negative number, that I don't think that will make a difference। y की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, अगर x की वैल्यू मैं नेगेटिव भी लूंगा तो y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। देखना एक बार चेक करके देखते हैं। चलो, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ माइनस -1, ठीक है, ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स है, ई रेज टू -1 किया तो मुझे क्या मिलेगा, 1/e, 1/e। देखते हैं कहाँ पे आता है 1/e, ठीक है, ये देखो 1/e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.3679। ये तीनों नंबर, मतलब अगर मैं x की वैल्यू को नेगेटिव भी लेता हूं, ठीक है, तो e की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव ही रहती है, e रेस टू एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है, मतलब e रेस टू एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये फंक्शन की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसकी रेंज क्या है e रेस टू एक्स की, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना, और इसकी डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकती है, रेंज ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, इसको नोट कर लेना। इसमें डोमेन तो दी है, रेंज नहीं दी है, हर एक की रेंज भी तुम्हें लिखनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है लॉगरिदमिक फंक्शन। सो फंक्शन f डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू
log x, logarithm of x such that x is greater than 0 is called logarithmic function. तो ये log होता क्या है, इसके बारे में मुझे एक्चुअली तुम लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है. सो logarithmic फंक्शन अपना नेक्स्ट फंक्शन, अभी मैंने एग्जैक्ट अभी दिखाया तुम्हें एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट. एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e रेज टू x, e रेज टू x एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, राइट. और e की वैल्यू हमने देखा नेपियर्स कांस्टेंट या यूलर्स नंबर 2.71828 ये एक इरेशनल नंबर है, ये सब हमने देखा. अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने ये भी देखा कि जो डोमेन और रेंज होती है वो दोनों रियल नंबर्स होते हैं. और एक टाइप का फंक्शन है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से बहुत क्लोजली रिलेटेड है, दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शन. लॉगरिथमिक फंक्शन समझने के लिए उसका ग्राफ तो ठीक है, लेकिन ये लॉग का मतलब क्या है, लॉगरिथम या लॉग जो तुम बोलते हो उसका मतलब क्या है वो समझना पड़ेगा हमें. सो एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ. लॉगरिथम पे एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा मैं. फिजिक्स के लिए ज़रूरी है, मैथ्स के लिए भी ज़रूरी है, फिजिक्स के लिए भी ज़रूरी है, बट ये चैप्टर तुम्हें है नहीं लॉगरिथम, तो लॉगरिथम के लिए अलग वीडियो होना बहुत ज़रूरी है, जो मैं सारी इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें बतानी चाहिए इकट्ठा करके तुम्हारे लिए बनाऊंगा. बट अभी के लिए लॉग होता क्या है देखो. फॉर एग्जाम्पल तुमने एक्सपोनेंट्स पढ़ा है ना सबने, एक्सपोनेंट्स. तो एक्सपोनेंट्स में 2 रेज टू 3 क्या होता है. 2 रेज टू 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 एंड दैट इज 8. सो बेसिकली 2 रेज टू 3 इज इक्वल टू 8 ऐसा हम बोल सकते हैं. तो लॉगरिथम ये एक्सपोनेंट्स का जो लैंग्वेज है उसका थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस है लॉगरिथम. तो log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3. मतलब लॉग हमें क्या बताता है पता है, किसी भी नंबर का लॉग हमारे गिवन नंबर को कितनी बार खुद से ही मल्टीप्लाई करने से मिलता है, वो नंबर एक नंबर का गिवन नंबर का लॉग होता है. जैसे 8 का लॉग क्या है, 8 का लॉग 2 को अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई करके कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो नंबर 8 का लॉग है. सो 8 द लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 इज 3 ऐसा बोलते हैं. लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 इज 3. मतलब 2 को खुद से ही 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 मिलेगा. ये तो मैं एक्सपोनेंट से भी बता सकता था, फिर लॉगरिथमिक लैंग्वेज की ज़रूरत क्या है. तो लॉगरिथम से एक्चुअली कैलकुलेशंस और सिंपल हो जाते हैं. जो चीज़ें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कॉम्प्लिकेटेड दिखती है, लॉगरिथमिक फॉर्म में उसका कैलकुलेशन प्लस उसका इंटरप्रिटेशन काफ़ी इजी हो जाता है. प्लस और एक बात है देखो, ये तो मैंने एक लॉगरिथम मैंने तुम्हें बताया, बट जनरली जो लॉग के दो फॉर्म है जो मैथमेटिशियंस और इंजीनियर्स बहुत वाइडली यूज करते हैं, दैट इज आई शो यू लॉगरिथम्स की दो टाइप, वाइडली यूज टाइप्स. एक तो है कॉमन लॉग्स और एक है नेचुरल लॉग्स. ठीक है. ये जो कॉमन लॉग्स है इट इज मोस्टली यूज्ड बाय इंजीनियर्स, और नेचुरल लॉग्स इज यूज्ड बाय मैथमेटिशियंस. तो जो एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटीज है उनको उनके कैलकुलेशंस में नेचुरल लॉग यूज होता है, और जो एग्जैक्ट क्वांटिटी है प्रैक्टिकल क्वांटिटीज है उसके कैलकुलेशंस के लिए कॉमन लॉग्स यूज होते हैं. फर्क क्या है नेचुरल लॉग या कॉमन लॉग में. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लिखता हूं मैं. लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10, ये कॉमन लॉग का एग्जाम्पल है. यहाँ पे एक चीज नोट करो, बेस क्या होना चाहिए हमेशा 10. और नेचुरल लॉग में लॉग ऑफ 5 टू द बेस e, बेस क्या हो गया यहाँ पे e. e वही एक्सपोनेंशियल
फंक्शंस में हमने जो देखा था, यूलर्स नंबर या फिर नेपियर्स कांस्टेंट, ये वही ई है। तो जब बेस ई होता है तो उसको नेचुरल लॉग्स बोलते हैं। इसको तुम अगर कैलकुलेटर में देखो तो ये एल एन ऐसे सिंबल में लिखा होता है। एंड जब बेस 10 होता है तो उसको हम लोग कॉमन लॉगरिथम्स बोलते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में क्या फ़र्क है, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने बेस 10 लिया है और ये नंबर 100 है। यहाँ पे बेस ई है और नंबर 5 है। ये नंबर को मैं 100 बना देता हूँ ताकि हम दोनों में कंपैरिजन सीधा सीधा कर सकें। तो log ऑफ 100 टू द बेस 10, चलो इसको मैं x ले लेता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, 10 रेज टू x इज इक्वल टू 100। 10 को अपने आप के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मिलेगा। बहुत ईजी है। x की वैल्यू कितनी होगी, 2, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, ये लॉगरिथमिक लैंग्वेज को एक्सपोनेंशियल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लिया। इसका क्या मतलब है, नेचुरल लॉग ऑफ 100 टू द बेस ई, इसका क्या मतलब है, इसको हम x ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा e रेज टू x इज इक्वल टू 100, e रेज टू x इज इक्वल टू 100। तो e रेज टू x के फॉर्म में, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब आंसर चाहिए तो हम लोग नेचुरल लॉगरिथम यूज करेंगे। इसमें आंसर हमेशा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आएगा, ठीक है। इसमें आंसर हमेशा तुम्हारा जो नंबर है उसके फॉर्म में आएगा, 10 के पावर के फॉर्म में। मतलब आंसर तुम्हें दो लैंग्वेज में मिल रहा है, लॉगरिथम के ही आंसर तुम्हें दो फॉर्म में मिल रहे हैं, एक 10 के पावर के फॉर्म में और एक ई के पावर के फॉर्म में। ई का पावर के, ई का जो पावर है उसका फॉर्म, मैंने ई के बारे में जब बताया तुम्हें, एक यूनिक नंबर है ई, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पे ई को प्रेफर किया जाता है कॉमन लॉगरिथम्स के ऊपर। और ऐसा क्यों किया जाता है, इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है कि मैं तुम्हें अभी दे दूँ। तो क्योंकि मुझे भी इतना आइडिया नहीं है कि ई का यूज ओवर कॉमन लॉगरिथम्स का प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, बट डेफिनेटली इसके ऊपर हम बात करेंगे डिटेल में जब हम पढ़ेंगे लॉगरिथम्स को अलग से। तो मुझे ऐसी फैक्ट्स और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स तुम्हारे लिए ढूंढ के निकालने पड़ेंगे और तुम्हें बताना पड़ेगा कि देखो ये नेचुरल लॉग्स का यूज है, प्रैक्टिकल यूज, और ये कॉमन लॉग्स का प्रैक्टिकल यूज है। दोनों का ये एक्सपर्टीज है और दोनों ये पर्टिकुलर फील्ड्स में अलग अलग यूज होते हैं, ठीक है। बट अभी फॉर नाउ आई थिंक वी कैन लुक एट देयर ग्राफ्स। तुम्हें लॉगरिथम क्या है वो तो अभी समझ में आ गया है। अब हम उसके ग्राफ के ऊपर बात करेंगे। ये जो प्रॉपर्टीज है लॉग्स की, ये मैं लॉग के वीडियो में ही बताऊंगा, तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। सो लेट्स लुक एट द ग्राफ्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे तीन फॉर्मूले लिखे हैं। लॉग ऑफ x टू द बेस 10, मतलब कॉमन कॉमन लॉगरिथम जो तुम्हें फर्स्ट दिख रहा है, उसका ग्राफ देखो कैसा दिखता है। सो ये है तुम्हारे कॉमन लॉगरिथम का ग्राफ। कॉमन लॉगरिथम मतलब जिसका बेस 10 है। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका इसका मीनिंग देखो। पहले तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो ये एसिम्टोट है, ठीक है। ये y एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, ऑल्दो दिख रहा है ऐसा कि ये y एक्सिस को टच कर रहा है, लेकिन टच नहीं कर रहा है। अब इसका मीनिंग क्या है, लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू द बेस 10, इसमें अगर मैं नंबर को 1 लेता हूँ तो आंसर मुझे 0 मिलता है, y की वैल्यू मुझे 0 मिलती है, ठीक है। देखो क्यों 0 मिलती है, मैं तुम्हें बताता हूँ। लॉग ऑफ x की जगह मैं 1 लेता हूँ टू द बेस 10 इज इक्वल टू, मैं इधर लिखता हूँ y, ठीक है। ये तो मेरा x है 1। चलो तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, 10 रेज टू y इज इक्वल टू 1। नाउ वी नो दैट एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, देयरफॉर y इज इक्वल टू 0। समझ में आया। अगर मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो तुम्हें एग्जैक्टली समझ में आया होगा कि ये जो कॉमन लॉगरिथम वाला ग्राफ है, why is it intersecting x-axis at 1? Because whenever you put the value of x as 1, the function logarithmic common logarithmic function gives you answer as 1. अच्छा, इसके बाद क्या होता है, what happens if you put the value of x smaller than 1?
चलो ये भी देख लेते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ log of 0.1 which is smaller than 1 to the base 10 is equal to y. So 10 raised to y is equal to 0.1. ठीक है, अभी इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा। 10 raised to y is equal to 1 by 10. 0.1 मतलब 1 by 10 ना। So 10 raised to y is equal to 10 raised to minus 1. 1 by 10 को 10 raised to minus 1 लिख सकता हूँ, and therefore y is equal to minus 1. मतलब अगर मेरा जो डोमेन है वो 1 से छोटा हो गया, 1 से छोटा, तो मेरी रेंज नेगेटिव हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे जो अगर तुम लॉगरिथमिक फंक्शन को ध्यान से देखोगे, सो इसकी जो डोमेन है x की वैल्यूज, वो x की वैल्यू अगर तुम देखोगे तो हमेशा पॉजिटिव रहती है। मतलब x की जगह तुम नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते, कभी भी नहीं ले सकते। कॉमन लॉगरिथम में x की जगह नेगेटिव नंबर आता ही नहीं है। हाँ, y की जगह नेगेटिव नंबर आ सकता है। ठीक है, जब x की वैल्यू 1 रहेगी, 1 से ज्यादा रहेगी, जब x की वैल्यू 1 रहेगी तो y की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, बट जब x की वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी तो y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। लेकिन जब x की वैल्यू 1 से छोटी रहेगी तो y की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और कितनी नेगेटिव हो सकती है? जितना ये x की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी उतनी ग्रेटर नेगेटिव वैल्यू हमें y की मिलेगी। ठीक है, मतलब जितना छोटा तुम्हारा नंबर, ये तो मैंने 0.1 लिखा, अगर मैं 0.00001 लिखूंगा तो y की वैल्यू उतनी ही ज्यादा नेगेटिव मिलेगी मुझे। ठीक है, ये -1 है। एनीवेज, मुझे और एक बात बतानी थी तुमको कि क्यों इसकी रेंज नेगेटिव नहीं हो सकती कभी भी। नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, जैसे मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, log of x to the base 10 is equal to y. इसका मतलब होता है 10 रेज टू y is equal to x. अब y की वैल्यू मैंने बोला तुम्हें नेगेटिव नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती देखते हैं। y मतलब तुम्हारा जो आंसर है लॉगरिथम का, अगर मैं लिखता हूँ 10 रेज टू -2, ठीक है, 10 रेज टू -2 कितना होता है? y की वैल्यू मैंने -2 ली है। हेलो, y की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, आई एम सॉरी, x की वैल्यू नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती? तुम y की जगह कोई भी नंबर डालो, y की जगह तुम कोई भी नंबर डालो, पॉजिटिव नंबर डालो, नेगेटिव नंबर डालो, जीरो डालो, x की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, 0 और 1 के बीच में हो सकती है। लेकिन हाँ, x की वैल्यू 0 हो सकती है क्या कभी? हाँ, ये भी बात है, x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, x की वैल्यू पॉजिटिव रह सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में कुछ भी हो सकता है। x की वैल्यू, जैसे हम लोग ये ग्राफ में देखते हैं, सो द वैल्यू ऑफ x नेवर बिकम्स जीरो, द वैल्यू ऑफ x कैन नेवर बी जीरो। 10 raised to y is equal to x. Anything raised to 0 is 1. Yes, मतलब x can never be 0 in this. ये अच्छा, एक एक चीज हम लोग निकाल लेते हैं, इसका डोमेन निकाल लेते हैं ताकि सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ठीक है, डोमेन, इसको क्या बोलते हैं? df, डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्या होगा डोमेन ऑफ द फंक्शन? डोमेन ऑफ द फंक्शन में होगा x will belong to positive real numbers and x cannot be 0. X is always greater than 0 and x can be any real number. X can be any real number and x is always greater than 0. सही है ना? ये उसकी डोमेन होगी, मुझे तो सही लग रहा है। रेंज ऑफ द फंक्शन, हमें रेंज क्या मिलती है? y की वैल्यू हमें क्या मिलती है? y की वैल्यू हमें कुछ भी मिल सकती है। y इज एनी रियल नंबर, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, y कोई भी रियल नंबर हो सकता है। मैं तुम्हें वापस ग्राफ दिखाता हूँ, y मतलब तुम्हारी रेंज है। सी, रेंज कैन बी एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। अब ये जो ग्राफ है, इफ यू सी, या इट इज क्रॉसिंग 1 वेरी वेल। ठीक है, तो y मतलब कोई भी नंबर हो सकता है।
x can be only positive real numbers. X can be any positive real numbers, but y can only be y can be any real number. x can be any positive real number greater than 0. ठीक है, तो ये लॉगैरिथमिक फंक्शन की डोमेन और रेंज मैंने बताई तुम्हें. यहाँ पे एक चीज वो लोग लिख रहे हैं बार बार कि वेर ए इज ग्रेटर देन 0. ए क्या है? तुम्हारा बेस है. ए इज ग्रेटर देन 0, बेस हमने 10 लिया था, तो ठीक है, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1, तो बेस कभी 1 नहीं हो सकता. और बेस 1 हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे log ऑफ 1 टू द बेस 1 हमें क्या देगा, ढूंढ लेते हैं एक बार. 1 रेज टू एक्स इज इक्वल टू 1, सो एक्स की वैल्यू 1 आएगी. हाँ, तो बेस 1 हो सकता है कभी, ऐसे केस में, सेकेंड केस में हो सकता है जब a की वैल्यू 1 हो तो बेस 1 हो सकता है. ठीक है. और ये जो दूसरी प्रॉपर्टीज है लॉगरिदम की, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट एज आई वांटेड टू शेयर विथ यू कि लॉगरिदम्स क्या होता है, ये मैंने बताया. लेट मी ऑल्सो शो यू के नेचुरल लॉग का क्या मीनिंग है. नेचुरल लॉग का क्या मीनिंग है ये मैंने बताया ना तुम्हें. हाँ, यस, उसका ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं एक बार. तो ये तुम्हारा कॉमन लॉग था, ये नेचुरल लॉग है. सो नेचुरल लॉग में अगर तुम देखोगे तो ये जो कर्व है थोड़ा सा ज़्यादा है. कॉमन लॉग देखो, ब्लू वाला, ठीक है, उसका जो स्लोप है थोड़ा कम है. नेचुरल लॉग का स्लोप थोड़ा ज़्यादा है. सो दैट्स द ओनली डिफरेंस एक्चुअली. अगर तुम देखोगे तो नंबर का डिफरेंस है. नेचुरल लॉग में बेस ई होता है, कॉमन लॉग में बेस 10 होता है. शेप दोनों का और यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑपरेशन सब कुछ सेम है. जबकि तुम एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखोगे, ई रेज टू समथिंग, see how they go. They are exactly, you can say, mirror of your logarithmic function. इसका mirror है ये, about the origin, ऐसा लगता है मुझे. about the origin ये उसका mirror है. ये भी 1 में से पास होता है. मतलब x की वैल्यू जब 0 हो जाएगी, x की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो e रेज टू x 1 हो जाएगा. ठीक है. और log ऑफ x टू द बेस 10 या log ऑफ x टू द बेस e ले लो, उसकी वैल्यू 0 कब होगी? जब x की वैल्यू 1 होगी. जब x की वैल्यू 1 होगी. तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे का ऐसा रिवर्स है, ऑपोजिट है. ठीक है. ग्राफ तुम ज़्यादा अगर तुम्हें जानना है ग्राफ के बारे में तो प्लीज़ यूज डेस्मोस एंड ट्राई टू प्लॉट एंड गेट द वैल्यूज एट डिफरेंट पॉइंट्स, सो तुम्हें और आइडिया आएगा. ठीक है. So that was just some brief of logarithmic function. Let me move ahead with rational function. So rational function क्या है? A function f defined as f of x is equal to g of x upon h of x, where g of x and h of x are polynomials and h of x is not equal to 0. It is called a rational function. The domain is the set of all real numbers x such that h of x is not 0. ठीक है. तो रैशनल फंक्शन इज बेसिकली जी ऑफ एक्स अपॉन एच ऑफ एक्स वो लोग ने लिखा है. इट इज वेरी सिमिलर टू पॉलिनोमियल फंक्शन. ओनली डिफरेंस इज देयर कैन बी अ फ्रैक्शन इन पॉलिनोमियल फंक्शन, देन इट विल बी कॉल्ड अ रैशनल फंक्शन. इसके बाद है स्क्वायर फंक्शन. स्क्वायर फंक्शन में इट इज सिंपल. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है. तो स्क्वायर फंक्शन बोलते हैं. आई विल प्लॉट एंड शो यू. एक्स स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा स्क्वायर फंक्शन. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक स्क्वायर फंक्शन. बुक में देखो इसका ग्राफ एग्जैक्टली सेम. ठीक है. इसको हम लोग बोलते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब इसमें क्या what is so यूनिक अबाउट दिस?
अगर तुम x की जगह जीरो डालते हो तो जीरो का स्क्वायर जीरो ही रहता है, इसलिए ये जो ग्राफ है ये ओरिजिन पे मीट करता है। इफ यू पुट वन इन द प्लेस ऑफ x, तो वन का स्क्वायर वन रहता है, सो इट इंटरसेक्ट्स वन कॉमा वन। ठीक है, इसके बाद इफ यू पुट टू, तुम्हें आंसर क्या मिलेगा? फोर। सी इट पासिस थ्रू टू कॉमा फोर। सो बेसिकली 3,9 से भी पास होगा ये। यस, ठीक है। सो ये स्क्वायर फंक्शन है। इसमें जो डोमेन है वो पूरा रियल नंबर है। डोमेन इज ऑल द रियल नंबर्स, बट रेंज हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर्स रहेगी, जिसमें जीरो इंक्लूडेड होगा। जीरो में क्लोज इंटरवल और इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल होगा। तो डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स एंड रेंज इज ऑल पॉजिटिव, all positive, you can say, real numbers, positive real numbers from 0 to infinity, infinity not included। ठीक है, इसका ग्राफ हो गया स्क्वायर फंक्शन। इसके बाद है स्क्वायर रूट फंक्शन। ये स्क्वायर फंक्शन का ऑपोजिट है। तुम जो भी वैल्यू डालो x की, उसका रूट होके तुम्हें मिलेगा वापस। ठीक है, इसको भी प्लॉट कर सकते हैं हम लोग। जैसे ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट भी तो हो सकता है। स्क्वायर रूट ऑफ x, दैट इज योर स्क्वायर रूट फंक्शन। ये देखो कैसा दिखता है। ये सिर्फ x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए वैलिड है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव नंबर का रूट नहीं होता है। नेगेटिव नंबर का कोई रूट नहीं होता है, इसलिए सिर्फ पॉजिटिव नंबर, इसकी डोमेन सिर्फ पॉजिटिव नंबर है और इसकी रेंज भी पॉजिटिव नंबर है। डोमेन और रेंज दोनों पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। कोई भी फंक्शन को जब देखते हो ना, उसकी डोमेन और रेंज पता लगाना आना चाहिए। दैट इज वन ऑफ द टॉपिक एक्चुअली इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। ठीक है, डोमेन और रेंज दोनों पॉजिटिव रियल नंबर्स है। इसके बाद है क्यूब फंक्शन। क्यूब नाम ही बताता है क्यूब फंक्शन क्या होगा। एक्स रेज टू थ्री, एक्स रेज टू थ्री, क्यूब फंक्शन कैसा दिखता है? देखो क्यूट दिखता है ना बहुत। अब क्यूब फंक्शन देखोगे तो पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव होता है, इसलिए ये फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों जगह एग्जिस्ट करता है। सी द ग्राफ। थोड़ा सा अलग बनाया लोग ने ग्राफ, एक्चुअली ग्राफ ये है। दिस इज द एक्चुअल ग्राफ क्यूब फंक्शन। इसका रेंज होगा ऑल रियल नंबर्स, डोमेन भी रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, कुछ भी इसमें एक्सक्लूजन नहीं है। क्यूब रूट फंक्शन देखते हैं कैसा दिखता है। क्यूब रूट फंक्शन, कोई भी नंबर डालो उसका क्यूब रूट मिलेगा तुम्हें। नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट होता है क्या? अभी पता चलेगा। क्यूब रूट, एक्स, क्यूब रूट रेस टू करके करना पड़ेगा। जस्ट मोमेंट। एक्स रेस टू 1/3। yes, this is cube root function। x raised to 1/3 is cube root of x। this is how it looks like। इसमें भी डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर्स है, मतलब नेगेटिव नंबर्स के क्यूब रूट एग्जिस्ट करते हैं। नेगेटिव नंबर्स जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो उसका क्यूब रूट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सो दैट इज क्यूब रूट फंक्शन। इसके बाद है पावर फंक्शन, x रेज टू a, where a belongs to real number is called power function। मतलब कोई भी पावर होगा, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब पावर फंक्शन में भी आता है। ठीक है, फेयर इनफ। एक्स रेज टू ए डाल के देखना, एक बार देखते हैं। एक्स रेज टू ए, मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा मिलना चाहिए। एक्स रेज टू एक्स, वाओ,
x raised to x है ये, and this is really unique. Can you see this? x raised to x raised to a लिखा होता तो x raised to a. Okay, wow, this is the best part, because where you can play with this. स्लाइडर डाल के यू कैन प्ले, ये फंक्शन तुम्हें जैसा चाहिए वैसा बन जाएगा, राइट? ओके, इवन एंड ऑड फंक्शंस देखो क्या होता है. A function f is said to be an even function of x if f of minus x gives you, if f of minus x is equal to f of x. मतलब अगर तुम x की जगह नेगेटिव भी डालो नंबर तो तुम्हें f of x से इक्वल वैल्यू मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस फोर. अब एक्स स्क्वायर प्लस फोर में x की जगह मैं +2 डालूँ या -2 डालूँ, आंसर मुझे सेम मिलेगा. +3 डालूँ या -3 डालूँ x की जगह, मुझे आंसर सेम मिलेगा. सो ये एक इवन फंक्शन है. मतलब डोमेन मेरी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मेरे रेंज को उससे फर्क नहीं पड़ता. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, कॉन्स्टेंट फंक्शन. एक्स की जगह कोई भी नंबर डालू, आंसर हमेशा 3 आने वाला है. 3 cos x minus 5, आई एम सॉरी, कॉन्स्टेंट फंक्शन नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कॉस के जो फंक्शन होते हैं ना, वो इवन फंक्शन होता है. 3 cos x minus 5, आई एम श्योर, आई थिंक सो. लेट्स सी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल में इसके बाद वाले चैप्टर में, सो डोंट वरी अबाउट इट. हम लोग इसलिए डिटेल में जा रहे हैं बिकॉज दिस इज लाइक फंडामेंटल्स ऑफ फंक्शन, अदरवाइज you will miss out the whole point. Odd functions, a function f is said to be an odd function if of x if f of minus x is equal to minus of f of x. f of minus x, अगर x की जगह डोमेन तुमने नेगेटिव लिया तो तुम्हें रेंज भी नेगेटिव मिलती है, रेंज भी नेगेटिव मिलती है. जैसे क्यूबिक फंक्शंस जनरली ऑड फंक्शंस होते हैं, साइन के फंक्शंस जनरली ऑड फंक्शन होते हैं, साइन और टैन के फंक्शंस, ये सारे ऑड फंक्शन है, क्योंकि अगर तुमने x की जगह नेगेटिव नंबर लिया तो तुम्हें आंसर भी नेगेटिव मिलेगा, y भी नेगेटिव मिलेगा, f ऑफ x भी नेगेटिव मिलेगा. ठीक है, इवन एंड ऑड फंक्शन हो गया. इक्वल फंक्शन, दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं? जब उनकी डोमेन इक्वल होती है और उनकी रेंज इक्वल होती है. उनकी डोमेन भी इक्वल होती है और उसी डोमेन के लिए उनकी पर्टिकुलर डोमेन के लिए उनकी रेंज भी इक्वल होती है. फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डी एफ और डी जी. ओके, फॉर एग्जाम्पल f of x is equal to x square minus 1 upon x plus 1 and g of x is equal to x minus 1 are equal function. ये दोनों equal functions हैं. Periodic function, a function f is said to be periodic with period a if a है या alpha है, I'm not understanding. If f of x plus a या alpha is equal to f of x for all x, मतलब अगर ये फंक्शन के डोमेन में तुम्हें एक सर्टन नंबर या पीरियड को ऐड किया तो तुम्हें वापस वही रेंज मिलेगी. मतलब रेंज रिपीट होती रहेगी, बार बार वही रेंज अकर करेगी. इसका एक एग्जांपल है साइन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा, जो तुम्हारा साइन ट्रिग्नोमेट्री का जो साइन रेशियो है वो. इसका एग्जांपल हम लोग जब पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री तभी मैं बताऊंगा. ठीक है, यहाँ पे बताया है नीचे, साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स आर ऑल पीरियोडिक फंक्शंस विद पीरियड 2 पाई and tan x and cot x are periodic functions with period pi. Undefined function, if any function assumes the form of 0 by 0 or infinity by infinity or 0 multiplied by infinity or infinity minus infinity or 0 raised to 0 or 1 raised to infinity और infinity raised to 0, इनमें से अगर कोई भी फाइनल आंसर आया मतलब तुम्हारा वो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा at that particular value of the domain, and such functions are known as indeterminate forms. Okay, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2. अगर x की जगह मैंने 2 डाला तो क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, न्यूमरेटर भी 0 हो जाएगा, एंड 0 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, इनडिटर्मिनेट. जैसे यहाँ पे log of cos x अपॉन sec x, it is not defined at x is equal to pi by 2, क्योंकि पाई बाई 2 अगर मैं डालूंगा तो cos पाई बाई 2 कितना होता है, cos पाई बाई 2 होता है 1, एंड log of 1
लॉग ऑफ कॉस पाई बाय टू 1 होता है ना, नहीं कॉस पाई बाय टू 0 होता है, तो log ऑफ 0 विल बी इन्फिनिटी एंड sec पाई बाय टू भी इन्फिनिटी होता है, sec पाई बाय टू भी नॉट डिफाइंड है, मतलब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आया मतलब इनडिटर्मिनेट। ओके, 1 1 फंक्शन, इसको ग्राफिकली वो लोग ने 1 1 फंक्शन की अभी ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। ऑब्टेन द डोमेन ऑफ एफ, ओके ठीक है, ये 12th में पढ़ेंगे हम लोग 1 1 फंक्शन और उसको कैसे हमें प्रूव करना है किसी फंक्शन को कि वो 1 1। फंक्शन एज अ रिलेशन, let A and B be two non-empty sets, then a relation f from A to B is said to be a function if no two distinct ordered pair have the same first coordinate। इसका मतलब है कि किसी भी डोमेन के दो रेंज नहीं होने चाहिए, सिंपल, तभी वो रिलेशन फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, सेट ए है 1 5 9, सेट बी है 1 2 -2 3। तो अगर एक फंक्शन लिया हमने जिसमें 1 1 5 2 5 -2 एंड 9 3 लिया, अब 5 की दो रेंज दिख रही है मुझे, 5 डोमेन है जिसकी दो रेंज है 2 n -2, इसका मतलब है कि ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, कोई भी डोमेन की दो रेंज नहीं हो सकती। इनवर्स फंक्शन क्या होता है? इनवर्स फंक्शन आई थिंक तुम 12th में पढ़ने वाले हो। लेट एफ बी ए 1 1 ऑन टू फंक्शन, 1 1 ऑन टू मतलब हर रेंज की एक प्री इमेज होगी, हर कोडोमेन की प्री इमेज होगी, और वो 1 1 मतलब हर एक डोमेन किसी ना किसी एक रेंज से, यूनिक रेंज से कनेक्टेड होगा। ठीक है, तभी उसको 1 1 ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। और ऐसे 1 1 ऑन टू फंक्शन इन्वर्टिबल होते हैं। इन्वर्टिबल मतलब अगर x डोमेन है और उसको मैंने फंक्शन में डाला तो मुझे y मिलेगा, और y रेंज है, उसका मैंने इनवर्स निकाला तो मुझे x मिलेगा। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली इनवर्स फंक्शन। एफ इनवर्स को ऐसे लिखते हैं, एफ रेज टू -1, एंड इट इज नॉट द रेसिप्रोकल। ओके, इनवर्स का मीनिंग यहाँ पे -1, -1 का मीनिंग यहाँ पे इनवर्स है। ठीक है, 1 1 ऑन 2 अभी नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ, एंड ग्राफ क्वेश्चन शुरू हो गए। सो देयर इज ऑलरेडी 1 hour up, more than 1 hour up from this video, and I'm going to stop it now. In the next part of the video I'm going to solve these questions. ठीक है, so I think 2 more videos and I'm going to finish this functions, and then we are going to move ahead. See you later, bye bye.